तितलियां मृत व्यक्तियों की भटकती हुई आत्माएं हैं। जी हां, प्राचीन यूनानी मान्यताएं यही कहती हैं। आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में तितलियों को पुनर्जन्म से जोड़कर देखा जाता है। इनको लेकर कई समाजों के कई मिथक हैं, लेकिन आज हम पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आपको तितलियों का एक ऐसा कलेक्शन दिखाने जा रहे हैं जो भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा संग्रह है। अक्सर लोग नहीं जानते हैं कि जहरीले तितली होते हैं। उनको लगता है तितली एक सुंदर सी चीज़ होती है जिसमें कोई बुरा नहीं हो सकता है, पर वास्तव में कुछ बहुत खतरनाक जहर होते हैं उनमें। दूसरी बात ये देखा है मैंने कि लोग जानते नहीं हैं कि तितलियों की इतनी छोटी ज़िंदगी होती है। उनको लगता है कि पता नहीं कितने साल जीता है एक तितली। जब उनको पता चलता है कि 10 दिन की ज़िंदगी होती है या कभी 3 महीने का, तो उनको आश्चर्य होता है इसको सुन के। नमस्कार, यात्रा कथा यानी ट्रैवल टेल्स में आपका स्वागत है। तो ये है नैनीताल जिले का भीमताल शहर। ये सुंदर हिल स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन से सिर्फ 21 किलोमीटर दूर है और नैनीताल से इसकी दूरी है 24 किलोमीटर। तितलियों का सबसे बड़ा कलेक्शन देखने के लिए हमें जाना है उस पहाड़ी पर। तो सिर्फ 10 मिनट में हम अपनी मंजिल के नजदीक पहुंच चुके हैं। शहर का ये हिस्सा जून एस्टेट कहलाता है और खुशी की बात है कि यहां जंगल अभी भी बचा है। तो ये रहा बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर। धूसर रंगों वाली इस इमारत को देखिए, ऐसा लगता है जैसे ये जंगल का ही एक हिस्सा हो। आइए भीतर चलते हैं। तो ये हैं पीटर स्मेटाचेक, जिन्हें बटरफ्लाई मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल विजिटर्स को अपना कलेक्शन दिखा रहे हैं। आइए हम भी शामिल हो जाते हैं। These are called lace wings। ये देखिए पंख के किनारे इसका लेस लगा हुआ है ना। और फीमेल्स जो है किसी की तरह नहीं दिखती हैं। These are unique। एंड क्यों? क्योंकि इनके पास शरीर में हाइड्रोजन साइनाइड रखा हुआ है। तो द डेडलीस्ट पॉइजन इज पोटेशियम साइनाइड, नंबर 2 इज हाइड्रोजन साइनाइड। इन्होंने अपने जो पौधा खाते हैं कैटरपिलर स्टेज में, उसमें से वो हाइड्रोजन साइनाइड निकाल के अपने शरीर में रखते हैं। अगर आपने इसको छेड़ दिया जिंदे में तो एक फोमिंग ऑयल निकालेगा पीठ से और उसमें हाइड्रोजन साइनाइड होता है। यहाँ सैकड़ों किस्म की तितलियां हैं। एक तितली के पंख पर हूबहू सांप की आकृति बनी है। पंख के दोनों सिरों पर आपको सांप नजर आ रहा होगा, लेकिन इसकी बारीकी हैरान कर देने वाली है। उल्लू बनाने का अर्थ है बेवकूफ बनाना, लेकिन इस तितली को देखिए, इसने अपने शिकारियों को चकमा देने के लिए खुद उल्लू का रूप धारण कर लिया है। यदि आपने डेड लीफ बटरफ्लाई के बारे में नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए। जब पंख खोल के फड़फड़ाएगा तो चिड़िया को ये दिखाई देगा। ओके, तो वो देखेगी नारंगी और नीली तितली उड़ के बैठ रही है, जा रही है, तो नारंगी और नीली तितली ढूंढने जाएगा वो। अब उसने देखा वो झाड़ी में बैठा, तो ये भी ऑरेंज एंड ब्लू बटरफ्लाई ढूंढने जाएगी चिड़िया, और तब तक ये जो है पत्ता बन जाएगा। तितलियों के नाजुक परों पर कुदरत ने ये चित्रकारी दरअसल उनकी हिफाजत के लिए की है। हर एक प्राणी का कोई ना कोई सर्वाइवल स्ट्रैटेजी होता है ताकि वो अपने शत्रुओं से, अपने कॉम्पिटिटर से वो डील कर सके और खुद तो वो अपने आप को बचा के रख सके और दूसरों के संसाधनों पर भी हाथ मार सके। और कीड़े जो होते हैं वो तो अपने पंख को फोल्ड करके वो उड़ते समय खोल लेते पंख, उड़ लेते, फिर अपना बैठ के अपने पंख को फोल्ड करके उनका शेप बदल जाता है। पर तितली अपने पंख फोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो तितलियों के जो पंख होते हैं वो एक एडवर्टाइजिंग साइन बोर्ड जैसा है। कुछ लिखा होता है उसमें, मैसेज होता है उसमें। कोई तेज रंग वाले होते हैं, वो जहरीले होते हैं, वो चाहते कि लोग उनको देखें और न छुए।
और कुछ पत्ते की तरह दिखते हैं, कुछ ओस की बूंदे की नकल करती हैं, खिड़की बना रखे अपने पंख में ताकि इनके आर पार देख सकें और ऐसा लगे कि ये एक चीज़ नहीं है, कई चीज़ें हैं। किसी ने अपने पंख पे सांप पेंट किया है कि वो शरीर से हट के वो पंख के किनारे में चोट पड़े। अगर बड़ी चीज़, अगर उल्लू ने देखा, चील ने देखा तो वो सांप के सर पे चोट मारेगा और वो दूर मारेगा। अगर वो छोटी चीज़ है तो वो सांप के पेंटिंग को देख के भाग जाएगा, क्योंकि एक पल में उसका भी नाश हो सकता है। तो अलग अलग चीज़ लोगों ने अलग अलग चीज़ें बनाई हैं, और जैसे मैंने कहा अधिकांश तो हम समझ ही नहीं सके अभी तक कि उन्होंने बनाया तो क्यों बनाया। रेशम उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है, लेकिन खपत के मामले में हमारा पहला स्थान है। इस सेंटर में आपको रेशम कीटों की कई प्रजातियां देखने को मिलेंगी। हमारे देश में सबसे अधिक प्रकार के रेशम बनते हैं, 4 प्रकार के रेशम बनते हैं। एक तो आपका मलबरी सिल्क है जो दुनिया का 95% रेशम है, और फिर असम में 2 प्रकार के रेशम बनते हैं। एक है मूगा जो सुनहरा रंग का होता है और उसको धो नहीं सकते, पानी से वो गल जाता है। ये दुनिया का सबसे महंगा रेशम है मूगा। और फिर एरी रेशम होता है, वो अपने आप में उसका जो रेशम का चमक होता है एरी में नहीं होता है, पर उसको धो धो के वो चमक आ जाता है। तो बहुत लंबा, बहुत टिकाऊ कपड़ा होता है। वो दादी अपने पोती को देती है। और इसके 2 रंग होते हैं, सफ़ेद और भूरा। और फिर आपका टसर रेशम होता है जो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में होता है। अभी नए सिरे से वो ओक टसर सिल्क ला रहे हैं, चाइना में पलता है, पर जंगली उसका पतंगा जो होता है वो यहाँ भी होता है ऐतिहासिक तौर पर। तो अब जो है वो उसको लेके आए हैं ओक टसर सिल्क, जो कि भीमताल और कई जगहों में उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, पर अभी उसका कपड़ा बनने नहीं लगा। तो एंड में 5 प्रकार के रेशम बनेंगे इंडिया में। रेशम कीट या पतंगे दुनिया के सबसे बड़े आकार के कीड़ों में आते हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि ये कुछ खा नहीं सकते क्योंकि मुंह गायब है। जब वो विकसित हुए थे, जब वो इवॉल्व हुए थे, तो उस समय फल और फूल बने नहीं थे। उस समय विंड पॉलिनेटेड होता था, तो इनके पत्ते खाने के बाद और कुछ खाना था नहीं, चीनी था नहीं कहीं, तो मुंह की ज़रूरत ही नहीं थी। तो कैटरपिलर स्टेज में वो इतना चर्बी अपना इकट्ठा कर लेते थे कि उसी में उनका पूरा काम गुजारा हो जाता था। अब जो बाद में तितलियां वगैरह बनी, जब फूल के साथ विकसित हुई, फलों के साथ विकसित हुई, तो कुछ हुए जो फूल का नेक्टर पीने लगे, और कुछ जो है फलों का चीनी रस इस्तेमाल करने लगे, तो उनके मुंह बने। तो ये लोग जो हैं, जो रेशम के कीड़े बड़े वाले, उनका मुंह नहीं होता है। तो अपने बचाव के लिए दिन में वो बहुत बड़े होते हैं, 1 फुट तक के होते हैं बड़े, और बहुत आसानी से ध्यान खींच सकते हैं अगर वो छुपने की कोशिश ना करें। तितलियों को इकट्ठा करने का ये शौक पीटर को अपने पिता से विरासत में मिला। पिताजी का परिवार सेंट्रल यूरोप में रहते थे, जो आज के दिन चेक रिपब्लिक है। उस समय ऑस्ट्रियन एम्पायर कहलाता था। तो वहाँ पे आम बात है कि लोग कलेक्शंस बनाते हैं, क्योंकि सर्दियों में उस ज़माने में, पिछले शताब्दी में, अंदर रहना पड़ता था ठंड की वजह से। अगर आपके पास कोई हॉबी नहीं होता था तो आप पागल हो जाते थे। इसलिए यूरोपियंस जो है कॉइन कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्शंस, इंसेक्ट कलेक्शंस, बुक्स रीडिंग, कुछ ना कुछ, तो क्योंकि 6 महीने जो है आपको अपने आप को ऑक्यूपाई करना पड़ता था। और जब मैं पैदा हुआ तो उनके कमरे में ऑलरेडी कलेक्शन था। धीरे धीरे इन्होंने न सिर्फ देश का सबसे बड़ा संग्रह बना डाला, बल्कि इस विज्ञान की शब्दावली को समृद्ध करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। जब मैंने ये शुरू किया तो पता चला कि जो कीड़े का नाम है वो दुनिया में कोई नहीं था जो बता सकता था मुझे। तितलियों का तो खैर जाने पहचाने थे, पतंगों के नहीं जाने पहचाने थे। और जो ब्रिटिश म्यूज़ियम में सबसे अच्छा कलेक्शन है इंडियन इंसेक्ट्स का, तो वहाँ पे भी लोग रिटायर हो चुके थे जो इससे परिचित थे, मर चुके थे। नई पीढ़ी को नहीं मालूम था इन चीज़ों के बारे में। तो जब मुझे पता चला कि दुनिया में मैं कहीं उसको आइडेंटिफाई नहीं करवा सकता हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे ही करना पड़ेगा। तब मुझे ये कलेक्शन बनाना पड़ा।
तो ये रेफरेंस कलेक्शन है और इसमें जो है आइडेंटिफाइड स्पेसिमेंस है, रिलायबली आइडेंटिफाइड स्पेसिमेंस। और फिर जब हमारे पास रिलायबली आइडेंटिफाइड स्पेसिमेंस है, फिर हम उसके बारे में ज्ञान जोड़ सकते हैं। नहीं तो अगर आपने एक पतंगे को कुछ करते हुए देखा और उसका नाम नहीं मालूम है, तो आप कैसे उसको इंटरप्रेट करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, पहले तो नाम मालूम होना पड़ेगा ना। तो उस सिलसिले में मैंने ये कलेक्शन बनाया। अब जो है काफ़ी बड़ा हो गया है, 3500 से ज़्यादा प्रजाति हैं इसमें, और हो सकता है ऊपर नीचे थोड़े से है। अभी आने वाले टाइम में अब 3500 आपको हो सकता है बड़ा या छोटा आंकड़ा लगे, पर अगर आप ये समझें कि इंडिया में 13,000 से ज़्यादा प्रजाति हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत छोटा कलेक्शन है। तितलियों को बायो इंडिकेटर्स माना जाता है। इनके माध्यम से किसी इलाके की पर्यावरणीय सेहत का अंदाजा लगाया जा सकता है। पीटर भी इस बात में विश्वास रखते हैं। उनके घर के चारों ओर घना जंगल है। पहले उनके पिता ने और उसके बाद उन्होंने अपने आसपास के जंगल को प्राकृतिक रूप से फलने फूलने दिया। अगर 70 साल में हमने निजी तौर पर ये खड़ा कर दिया, तो 150 साल में तो पूरे कुमाऊं और गढ़वाल को होना। और अगर पूरे कुमाऊं और गढ़वाल में इस प्रकार का जंगल हो, तो हमारे गंगा और यमुना में पानी का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये मेंटेनेंस फ्री है, हमने कुछ नहीं करना है, हमने बस उगने देना है, प्रोटेक्शन करना है इसका। 1995 में मेरे दोस्त एक रिपोर्टर ने बताया, उस समय हम उत्तर प्रदेश के भाग थे। उन्होंने कहा कि अभी तक कुमाऊं और गढ़वाल, जो आज के दिन उत्तराखंड है, इसमें इतना प्लांटेशन किया है, हम जनता ने इतना प्लांटेशन के लिए पैसा दिया है कि जो पूरा जियोग्राफिकल एरिया है उत्तराखंड का, जो अब उत्तराखंड बन गया कुमाऊं और गढ़वाल का, तिब्बत से लेकर रुद्रपुर तक पूरा एरिया जो है, उसमें 4 परत पेड़ होने चाहिए। हमने इतना पैसा दे चुके हैं हम। आप समझ सकते हैं कि 1-1 मीटर में लगता है पेड़, और वो पूरे इलाके में, पूरा जियोग्राफिकल एरिया में 4 परत पेड़ 1995 में। अभी तो 10 परत हो गए होंगे, पर वो है कहाँ वो पेड़? क्या कर रहे हैं हम? जब नहीं हो रहा है, हमने 70 साल से देख लिया कि नहीं उग रहा है, नहीं उगाया जा रहा तुमसे, तो बंद करो उस काम को यार। तुमसे नहीं हो रहा है वो काम, ख़त्म करो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम होना चाहिए प्रोटेक्शन का, जो हमने यहाँ किया, प्रोटेक्ट किया, और कुछ नहीं किया। पालतू जानवर नहीं आए, लकड़ी कटान ना हो, चारा ना ले जाए, प्रोटेक्ट ही तो करना है। और वो अपने आप उगता है जंगल, उसको उगाना नहीं पड़ता है। उत्तराखंड में एक और बांज के जंगलों का विनाश हुआ है, तो वहीं चीड़ के जंगलों का बढ़ता क्षेत्रफल तितलियों और सारे प्राणियों के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। उस जंगल में कभी कोई साउंड नहीं होता है, कोई प्राणी नहीं रहती वहाँ पे। बस हवा जब चीड़ के पेड़ों से निकलती है तो थोड़ी आवाज़ होती है, नहीं तो और कोई आवाज़। और यहाँ पे आप सुनेंगे कितने प्रकार के आवाज़ आ रहे हैं, चिड़ियों का, कीड़ों का, मेढक का, छिपकली के, सब अपना शोर मचाते हैं। पर चीड़ के जंगल में शांत है, साइलेंस है। वो उस युग का है जब कुछ प्राणी नहीं था इस दुनिया में। उससे हम सबक नहीं सीखेंगे कि इन चीज़ों को हटाओ, ये हमारे हित में नहीं है। ये चीड़ का जंगल नहीं है, चीड़ का प्लांटेशन ये हमारे हित में नहीं है। तितलियों के इस कलेक्शन से प्रेरित होकर यदि आप भी ऐसा कुछ करना चाहें, तो पीटर आपकी मदद कर सकते हैं। यहाँ पे हम 4 दिन के कोर्स करते हैं। 2 लेवल्स हैं, बेसिक और एडवांस्ड। बेसिक कोर्स में हम आपको परिचित कराते हैं तितलियों से या पतंगों से, वो अलग कोर्स है। और आपको कलेक्शन बनाना सिखाते हैं। देखिए, बहुत गलत हुआ है हमारे देश में कि लोगों ने फैलाया है कि कलेक्शन होना इल्लीगल है, गैर कानूनी है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल जायज़ है। आप कलेक्शन बना सकते हैं कीटों का। कुछ तितली हैं और थोड़े से बीटल्स हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इंक्लूडेड हैं। उनके अलावा और कोई कीड़े को आप खुशी से कलेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादातर 1325 तितलियां हैं प्रजाति इस देश में, करीब मेरे ख्याल से 250 अब नए वाइल्ड लाइफ एक्ट में है। तो करीब 1000 प्रजाति आप खुशी से इकट्ठा करके आप उनको पढ़ सकते हैं, कलेक्शन बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और कलेक्शन जो होता है वो बायोलॉजी का रीढ़ का हड्डी है। हमारे देश में बायोलॉजी का बहुत लंगड़ा काम हो रहा है क्योंकि हमारे पास रेफरेंस कलेक्शंस नहीं है। हर चीज़ के लिए हमें बाहर पूछना पड़ता है।
तो कलेक्शन जो है ज़रूरी है, हम उसका ट्रेनिंग देते हैं कि कलेक्शन कैसे बनाएंगे आप। हम उनको कानून से परिचित कराते हैं, नाम, वैज्ञानिक नाम कैसे उच्चारण किए जाते हैं वो भी डर लगता है लोगों को। ये सब चीज़ें हम उसमें करते हैं। उम्मीद है आज की यात्रा कथा आपको पसंद आई होगी। अगली बार एक और कथा लेकर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।